नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचएम पीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के बारे में, जिसमें हमने देखा था कौटिल्य, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त गुप्त, धन्वंतरी आदि के बारे में हमने चर्चा की थी और उनकी कुछ पुस्तकें और उनके द्वारा किए गए कामों पर भी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है प्राचीन यूनानी एवं रोमन भूगोलवेत्ता। तो आज हम यूनानी भूगोलवेत्ताओं पर बात करेंगे, उनके द्वारा किए गए कामों पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी भूगोलवेत्ताओं के क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है, तो उसमें से जो आपके भारतीय विद्वानों का क्रम है उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले कौटिल्य थे, फिर आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, इसके बाद वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, धन्वंतरी और भास्कराचार्य। यानी कि पहले सबसे कौटिल्य थे और अंत में भास्कराचार्य थे। तो ये आपको क्रम याद रखना है कि कौन पहले था और इसके बाद कौन कौन से थे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राचीन यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन शास्त्रीय काल यानी एंशिएंट क्लासिकल पीरियड। आज विश्व भर में जिस भूगोल का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है वह मुख्य रूप से यूरोपीय चिंतन का ही प्रतिफल है। यानी कि भूगोल आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं ने दिया है। ठीक है, शास्त्रीय स्तर पर एक क्रमबद्ध विषय के रूप में भूगोल का विकास मुख्यतः दो कालों में हुआ। ठीक है, शास्त्रीय स्तर पर, जिन्हें शास्त्रीय या चिर सम्मत काल या क्लासिकल पीरियड्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन कौन से दो क्लासिकल पीरियड्स हैं आपके? प्राचीन शास्त्रीय काल और आधुनिक शास्त्रीय काल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्राचीन शास्त्रीय काल और आधुनिक शास्त्रीय काल। ठीक है, अब देख लेते हैं प्राचीन शास्त्रीय काल कब से कब तक था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर 300 ईस्वी तक की अवधि को प्राचीन शास्त्रीय काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें योगदान सबसे ज़्यादा यूनानी और रोमन, भारत और चीनी विद्वानों द्वारा उच्च कोटि के भौगोलिक ग्रंथों की रचना की गई। तो ये आपको समय याद रखना है कि 600 बीसी से लेकर के, बीसी आपको बताया था कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 600 से इस बीसी से लेकर के 300 एडी यानी एनो डोमिनी या ईसवी तक रहा। यानी कि टोटल अगर हम बात करें प्राचीन शास्त्रीय काल के तो 900 वर्षों तक रहा। ठीक है, और इस समय किन भूगोलवेत्ताओं को लिया जाता है? तो यूनानी, रोमन, भारत और चीनी विद्वानों को लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपके यूनानी भूगोलवेत्ता थे उनके कुछ नाम हैं, जैसे होमर, थेल्स, अनेक्जिमेंटर, हेकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, इरेटास्नीज, हिप्पार्कस, पेसिडोनियन, स्ट्रैबो, टालमी, प्लिनी आदि प्राचीन शास्त्रीय काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता आते थे। ठीक है, और भारतीय भूगोलवेत्ताओं पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी 1760 से लेकर के 1860 ईस्वी तक की समय अवधि को आधुनिक शास्त्रीय काल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि आपका प्राचीन शास्त्रीय काल कब से कब तक है? तो 600 बीसी से 300 ईस्वी तक। और आधुनिक शास्त्रीय काल कब से है? तो 1760 से लेकर के 1860 तक का माना जाता है। तो इस समय प्रमुख रूप से जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने काम किया। जो आधुनिक शास्त्रीय काल था, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने काम किया और भूगोल का विकास एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में किया, जिसमें अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का प्रमुख योगदान है, जिन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से भौगोलिक विकास को दिखाया गया है, जैसे चिर सम्मत काल या शास्त्रीय काल जो 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, मध्यकाल 300 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। मध्यकाल को 3 पार्टों में बांटा गया है, जैसे आपका पूर्व काल
300 से मध्यकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व काल 300 से लेकर 700 तक, अंतर मध्यकाल 700 से लेकर 1100 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल या पुनर्जागरण काल 1100 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल 18वीं शताब्दी को और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी को माना जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूनानी भूगोलवेत्ता और रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में अलग अलग। आज हम बात करेंगे आपसे यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि इनका आप क्रम याद रखेंगे, क्योंकि क्रम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो क्रम इनका क्या था? सबसे पहले होमर थे, फिर थेल्स आए, फिर अनेक्जिमेंडर, फिर हेकेटियस, फिर हेरोडोटस, फिर अरस्तु, फिर थ्योफ्रास्टस, इरेटास्नीज, पोलिबियस, हिप्पार्कस, पोसिडोनियस। ये आदि प्रमुख भूगोलवेत्ता थे और ये आपको क्रम याद रखना है इनका, ये कौन पहले था और कौन बाद में, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम होमर के बारे में। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से होमर का चित्र दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए बात करते हैं। तो पहले तो ये यूनानी महाकवि थे। होमर ने ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना की। ये आप इनके महाकाव्य याद रखेंगे। इलियड और ओडिसी किसकी रचना है? तो होमर की है। ठीक है, ये छंदबद्ध ग्रंथों में स्थान स्थान पर स्थानों, जनपदों, पर्यावरणीय दशाओं, मानव वर्गों आदि की भौगोलिक वर्णन मिलते हैं। होमर के विचार से पृथ्वी के सभी ओर समुद्र है और सूर्य प्रतिदिन प्रातः समुद्र से निकलता है और सायंकाल पुनः उसी समुद्री जल में डूब जाता है। ठीक है, होमर ने 4 दिशाओं से आने वाली पवनों का भी वर्णन किया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, होमर के द्वारा बताई गई पवनें। ये इस बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहली है आपकी बोरस, जो कि उत्तरी भाग से आती है और यह है कैसी? शक्तिशाली शीत हवा है जो स्वच्छ और निर्मल आकाश बनाती थी। ठीक है, इसके बाद दूसरी आपकी नोट्स, ये दक्षिणी है यानी कि दक्षिण से आती है। ये तूफानी, उग्र और आर्द्र हवा है और ये प्रगामी तूफान की जैसी है। ठीक है, इसके बाद ह्यूरस है जो कि पूर्वी है यानी पूर्व से आती है और ये उष्ण और सरल तथा कोमल है। ठीक है, इसके बाद जैफेरस है जो कि पश्चिम से आती है। ये भयंकर, झंझावात, चिपचिपी हवा वाली और विभीषक और सुहावनी भी होती है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद होमर का अनुमान था कि यूरोप के पश्चिम में सूर्य अस्त और एशिया के पूर्व में उदय होता है। ठीक है, तो जो आपका यूरोप है वहाँ पे सूर्य अस्त होता है पश्चिम में और एशिया के पूर्व में उदय होता है। इसके बाद थेल्स या थालिस हैं। ठीक है, इनके डायग्राम को भी दिखाने की कोशिश की गई है। ये थेल्स महोदय थे, इनके बारे में भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ तथा व्यापारी थेल्स का जन्म 640 ईसा पूर्व हुआ और इनकी मृत्यु 546 ईस्वी में हुई, ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, एजियन सागर के पूर्वी तट पर स्थित मिलेट्स नगर का निवासी था। एक आपका एजियन सागर पड़ता है। ठीक है, एजियन को एड्रियाटिक सागर भी कहते हैं और उसका जो पूर्वी तट है, ठीक है, उसे मिलेट्स नगर का निवासी था ये। इसके बाद थेल्स को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है जिन्होंने पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण की दिशा में सार्थक प्रयत्न किया। यानी कि पृथ्वी के तल पर अलग अलग जो स्थान हैं उनकी स्थिति निर्धारण करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो थेल्स ने ही किया था। पृथ्वी की मैप नहीं होगा यहाँ पे, माप होगा। ठीक है, पृथ्वी की माप का श्रेय थेल्स को ही जाता है। यानी कि सबसे पहले पृथ्वी की माप के विषय में जानकारी किसने यह काम किया था? तो वो थेल्स थे। थेल्स ने बताया था कि नील नदी 2 नदियों बाहेल गजल यानी कि श्वेत नील और बाहेल अजरक यानी नीली नील के मेल से बनी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि नील नदी 2 नदियों के मेल से बनी है, बाहेल गजल और बाहेल अजरक। ठीक है, थेल्स का मानना था कि पृथ्वी का स्वरूप चपटी व गोलाकार तस्तरी के समान है जो जल में तैरती रहती है। ठीक है, वे पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य स्थित मानते थे। ठीक है, पृथ्वी को मध्य में मानते थे। इस कंसेप्ट को हम भूकेंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, यानी कि जियोसेंट्रिक कंसेप्ट भी कहते हैं। ठीक है,
समस्त भूमंडल को इन्होंने 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का अग्रणी कार्य किया है। यानी सबसे पहले विश्व को या भूमंडल को 5 जलवायु प्रदेशों में किसने बांटा था? तो थेल्स ने ही बांटा था। इसके बाद है अनेक्जीमेंडर। ठीक है, अनेक्जीमेंडर का जन्म 611 बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु 547 ईसा पूर्व हुई थी। अनेक्जीमेंडर के चित्र को दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, उसे भी आप देख लीजिए। थेल्स के शिष्य थे, जो अनेक्जीमेंडर थे वो थेल्स के शिष्य थे, और इनका भी जन्म टर्की के तटवर्ती नगर मिलेट्स में ही हुआ था। अच्छे ज्ञाता थे और उन्होंने यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी एक ठोस पिंड है, इसकी आकृति गोलाकार है। थेल्स ने भी गोलाकार ही बताया था, और ये ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। थेल्स ने भी ब्रह्मांड के मध्य में ही पृथ्वी के स्थित माना था। ये काम आपको याद रखना है अनेक्जीमेंडर का, कि अनेक्जीमेंडर ने यूनान वासियों को नोमोन नामक धूप घड़ी से परिचित कराया था। यानी नोमोन का आविष्कार किसने किया था? तो अनेक्जीमेंडर ने किया था। इसमें होता क्या था कि मैदान में एक छड़ी गाड़ दी जाती थी, और इस छड़ी की छाया के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता था। जैसे सूर्य जब सबसे ऊपर होता था दोपहर, तो इसकी छाया सबसे कम होती थी, और शाम को जब सबसे दूर होता था तो इसकी छाया सबसे दूर होती थी। ठीक है, तो नोमोन घड़ी का आविष्कार एक धूप घड़ी थी, जिसका आविष्कार अनेक्जीमेंडर ने ही किया था। यूनानी भौगोलिक चिंतन या लेखन की ज्यामितीय पद्धति को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अनेक्जीमेंडर को। यानी यूनान में सबसे पहले ज्यामितीय पद्धति की शुरुआत अलेक्जीमेंडर ने ही की थी। अनेक्जीमेंडर अग्रगामी मानचित्रकार भी थे। उन्होंने विश्व का प्रथम मानचित्र तैयार करने में मापक का प्रयोग किया था। यानी कि विश्व का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया? तो अनेक्जीमेंडर ने ही बनाया था। ठीक है, और किसके आधार पर? तो मापक के आधार पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो अनेक्जीमेंडर महोदय ने किया था, और उनके द्वारा बनाया गया मानचित्र दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि यूरोप को दिखाया गया है, एशिया को दिखाया गया है, और लीबिया यानी अफ्रीका को दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, साथ ही साथ कैस्पियन सागर को दिखाया गया है, अरेबियन प्रायद्वीप को दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनेक्जीमेंडर को थेल्स के साथ साथ गणितीय भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? तो अनेक्जीमेंडर और थेल्स दोनों थे, यानी कि गुरु और शिष्य दोनों थे। इसके बाद अगला नाम है आपका हेकेटियस का। यहाँ पे हेकेटियस के चित्र को भी दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसके बाद हम और भी देख लेते हैं। ये भी मिलेट्स नगर के निवासी थे। मिलेट्स आपका बताया कि एजियन या एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर एक बसा शहर है। ठीक है, निवासी हेकेटियस एक महान राजनेता और अग्रगामी भूगोलवेत्ता थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जस पेरियोडस। ये पुस्तक दोस्तों आप याद रखेंगे, जस पेरियोडस किसकी है? हेकेटियस की है, और ये 2 खंडों में 520 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। और इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन। यानी कि हेकेटियस के द्वारा जस पेरियोडस जो 2 खंडों में 520 ईसा पूर्व में लिखी गई थी, उसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, जस पेरियोडस जो पुस्तक है उसमें विश्व भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है, और इसी आधार पर कुछ लोग हेकेटियस को भूगोल का संस्थापक भी मानते हैं। और भूगोल का संस्थापक माना किसने है? तो H.F. टॉफर ने माना है। ठीक है, तो भूगोल का इन्हें संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि प्रथम बार क्रमबद्ध वर्णन विश्व भूगोल का जस पेरियोडस पुस्तक में उन्होंने किया था। इसके बाद जो 2 खंड हैं इस पुस्तक के, उसमें प्रथम खंड में यूरोप को दिखाया गया है, और दूसरे खंड में अफ्रीका और एशिया का वर्णन किया गया है। वे पृथ्वी को गोलाकार और सागर सरिता से घिरा हुआ मानते थे, जिसके मध्य में यूनान स्थित है। ठीक है, उन्होंने पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त किया था, उत्तर की ओर यूरोप महाद्वीप और दक्षिण की ओर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है आपसे कि कैस्पियन सागर को इन्होंने आंतरिक सागर माना अथवा पूर्वी सागर की खाड़ी समझता था। यानी कैस्पियन सागर को सबसे पहले आंतरिक सागर किसने माना था? तो हेकेटियस ने ही माना था। यह भी पूछा जाता है। उनके द्वारा बनाया गया चित्र इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है।
अपने डायग्राम में जो हेकेटियस थे उन्होंने यूनान को मध्य में माना था बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। लीबिया बताया है, यूरोप और एशिया को भी बताया है उन्होंने। इसके बाद अगला नाम है हेरोडोट्स का, जिनका जन्म 485 बीसी में हुआ था और मृत्यु 425 ईसा पूर्व हुई थी, यानी बीसी में हुई। ठीक है। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बताया था कि लाल सागर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करता है, तो किसने बताया था? हेरोडोट्स ने बताया था। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन है? तो हेरोडोट्स हैं। हेरोडोटस ने तत्कालीन यूनानियों को ज्ञात संसार का मानचित्र तैयार किया था। इसमें भूमध्य सागर बीच में दिखाया गया था। देखो, अभी आपने हेकेटियस को देखा, हेकेटियस ने यूनान को मध्य में दिखाया था अपने मानचित्र में, जबकि हेरोडोटस ने भूमध्य सागर को मध्य में दिखाया और उसके चारों ओर भूभाग प्रदर्शित किया। ठीक है। हेरोडोटस के द्वारा बनाया गया मानचित्र ये रहा। इन्होंने भूमध्य सागर को मध्य में माना है, यूरोप को उत्तर में, ठीक है, और एशिया आपको पूर्व में माना है, और लीबिया यानी अफ्रीका दक्षिण में माना है। इस मानचित्र में भूमध्य सागर से संलग्न यूरोप, अफ्रीका और एशिया के समीपवर्ती भूक्षेत्र दिखाए गए हैं। मानचित्र का जो विस्तार है वो पूर्व दिशा में अधिक है और इसमें भारत को भी दिखाया गया है। ठीक है। एक बात दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर भारत का नाम मेंशन हो जाएगा वो मान लीजिए कि वो पॉइंट या तथ्य कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो हेरोडोट्स की अभिरुचि गणितीय अध्ययन पद्धति में नहीं थी। विद्वान इन्हें अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक यानी एंथ्रोग्राफर मानते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रजातियों और पर्यावरणों के संबंधों के बारे में भी बात की थी। ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इन्होंने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर यामोत्तर यानी कि मेरियडन खींचने का प्रयास किया था, जो कि मिस्र से साइनोप प्रायद्वीप या डेन्यूब नदी तक थी। तो मानचित्र पर, विश्व मानचित्र पर सबसे पहले यामोत्तर रेखा यानी मेरिडियन खींचने का किसने प्रयास किया था? तो हेरोडोट्स ने किया था। ठीक है। इन्होंने यूजियन सागर यानी कि एड्रियाटिक सागर को अद्भुत सागर कहा। वे प्रथम भूगोलवेत्ता थे जो कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर मानते थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार कि प्रथम भूगोलवेत्ता जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था, तो हेरोडोट्स ने माना था। ठीक है। ऊपर हमने बाय मिस्टेक आपसे बता दिया है कि हेकेटियस ने भी आंतरिक सागर माना था। ठीक है। लेकिन आंसर आपका सही ये होगा कि हेरोडोट्स ने सबसे पहले कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था। इनका कथन भी पूछा जाता है आपसे कि मिस्र नील नदी की देन है, किसने कहा था? तो हेरोडोट्स ने कहा था। डेल्टा का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? तो ये भी हेरोडोट्स ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। इनका कथन भी ये पूछा जाता है कि भूगोल का इतिहास की दृष्टि से तथा इतिहास का भूगोल की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए, ये किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने कहा था। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और फारस संबंधों का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हेरोडोट्स ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। और इस पुस्तक में क्या किया था उन्होंने? तो भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया था। ठीक है। इसके साथ साथ वे प्रथम विद्वान थे जिन्होंने विश्व भूभाग को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया यानी अफ्रीका में विभक्त किया था। यानी प्रथम विद्वान जिन्होंने 3 भागों में विभाजित किया वो कौन थे? तो हेरोडोट्स थे। ठीक है। इसके बाद अगला नाम है प्लेटो का। प्लेटो, ठीक है, जिनका जन्म 428 बीसी में हुआ और इनकी मृत्यु 348 बीसी में हुई। ठीक है। इस डायग्राम में प्लेटो के चित्र को दिखाया गया है। ये सुकरात के शिष्य थे। ठीक है। और ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि प्लेटो निगनात्मक वैचारिक यानी डिडक्टिव वैचारिक पद्धति के समर्थक थे, इसलिए इन्हें इसका जनक भी माना जाता है। यानी निगनात्मक पद्धति के प्रतिपादक या जनक कौन है? तो प्लेटो हैं। प्लेटो के विचार से ईश्वर ने विश्व की रचना मनुष्य के उपयोग के उद्देश्य से की है। यानी कि ईश्वर ने जो विश्व बनाया है वो किसके लिए? मनुष्य के उपयोग के लिए बनाया है।
और पृथ्वी का निर्माण भी मनुष्य के कार्यस्थल व उसके गृह प्रदेश के रूप में हुआ है। ठीक है। प्लेटो के अनुसार ईश्वरीय योजना का केंद्र है। ठीक है, यानी कि प्लेटो कहते हैं कि जो पृथ्वी है वह ईश्वरीय योजना का केंद्र है, जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी केंद्र में है और इसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते क्या हैं? तो इसे भू केंद्रित सिद्धांत या जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। कोपरनिकस 1700 ईस्वी के पूर्व तक इस विचार को मान्यता मिलती रही, क्योंकि कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सभी आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। तो इसे हम सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाते, इसे हम कहते हैं भू केंद्रित सिद्धांत। ठीक है। इनकी दोस्तों पुस्तक भी पूछी जाती है आपसे। प्लेटो की पुस्तक का नाम है टिमायस, और इस पुस्तक में पृथ्वी का आकार इन्होंने गोलाकार या वलयाकार बताया है, यानी एलिप्टिकल व स्फेरिकल बताया है। ठीक है। इसके बाद अगला नाम है आपके अरस्तु का। अरस्तु का जन्म, अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। इनका जन्म 384 बीसी में हुआ था और मृत्यु 322 बीसी में हुई। ठीक है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, और प्लेटो जहाँ निगनात्मक पद्धति को मानते थे, वहीं अरस्तु आगमनात्मक यानी इंडक्टिव अध्ययन पद्धति का समर्थन करते थे। अतः आगमनात्मक पद्धति के जनक या प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। वे तथ्यों के प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर सिद्धांत प्रतिपादन को सर्वोत्तम पद्धति मानते थे। प्लेटो की भांति अरस्तु का भी विश्वास था कि संसार एक उद्देश्य ईश्वरीय रचना है, यानी संसार एक उद्देश्यरी ईश्वरीय रचना है। और यहाँ पे अरस्तु के चित्र को दिखाया गया है। ठीक है, इसे भी आप देख लेंगे। और विश्व में होने वाले सभी परिवर्तन ईश्वरीय नियोजन के ही परिणाम होते हैं। इस प्रकार अरस्तु स्वदेशवादी विचारधारा के पोषक थे। यानी आप कह सकते हैं कि स्वदेशवादी विचारधारा क्या है? जिसमें यह माना जाता है कि विश्व की रचना ईश्वर ने की है और उसने पृथ्वी को भी मनुष्य के उपयोग के लिए ही बनाया है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ये भी आपसे पूछी जाती हैं बहुत। मेट्रोलॉजिका अरस्तु की है, और ट्रीटाइज ऑन द हेवन ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी आपके अरस्तु की ही है। ठीक है। इसके बाद वो भी जियोसेंट्रिक कंसेप्ट के समर्थक थे, यानी कि भू केंद्रित सिद्धांत, जिसमें बताया गया था कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसके भी समर्थक यही थे। इसके बाद पृथ्वी को गोल बताया अरस्तु ने। इन्हें जीव विज्ञान का पिता भी माना जाता है। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी माना जाता है। ये कथन दोस्तों आपसे पूछा जाता है। इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था कि जाओ और देखो और स्वतः निर्णय करो कि क्या कोई सिद्धांत स्वीकार योग्य है या अस्वीकार योग्य है। ये किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। ठीक है। इसके बाद अगला नाम है आपके थियोफ्रेस्टस का। यहाँ पर थियोफ्रेस्टस का चित्र दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है। थियोफ्रेस्टस का जो जन्म है वो 370 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, यानी कि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, और थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। उन्होंने भूतल पर वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का तुलनात्मक वर्णन किया। उन्होंने वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंधों का परीक्षण भी किया, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंधों का परीक्षण किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये क्रम पूछ दिया जाता है। यहाँ गुरु और शिष्यों का क्रम बताया गया है कि सुकरात प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु थियोफ्रेस्टर और सिकंदर के गुरु थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं यहीं पर। आज हमने यूनानी भूगोलवेत्ताओं के अंतर्गत होमर, थेल्स, अनेक्जिमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस,
थियोफ्रेस्टस, प्लेटो और अरस्तु की बात की। ये पार्ट 1 है, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 में हम बचे हुए यूनानी भूगोलवेत्ताओं को कवर कर लेंगे, और तभी आपको आज की वीडियो और अगले वीडियो का जो PDF है वो अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।